पापा जी देखो ना इन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। ये देखो ना मुझे यहाँ बांध के रखा है। पापा जी इनको जितने पैसे चाहिए आप इन्हें दे दो ना। काट 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 यार। क्या हुआ? कितनी बार हो गया अभी? तो देखिए रटा रटाया बोल रहे हो तुम। तो रियलिस्टिक एक्टिंग करनी है, एक्टिंग की बाल्टियां नहीं भरनी है। यार शांतनु ने कितना कमाल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। सिचुएशन समझोगे तो अपने आप अच्छी एक्टिंग आएगी ना। प्लीज मैन, शांतनु व्हाट डू यू थिंक? क्या ठीक कर रहा है, थोड़ा बेटर करेगा, हम सिखाएंगे उसे। तुम बैठो, और एक्टर से काम कराना डायरेक्टर का काम है। अक्षय तू थोड़ा रिलैक्स कर, थोड़ा सा बॉडी। हाँ भाई तुम लोग रिलैक्स ही कर लो। नहीं मतलब कर लो तुम लोग रिलैक्स यार। मैं आज के डबल चार्ज मारूंगा। अरे सुबह से एक सीन ना हो रहा है यार तुम लोगों से यार। यार मैं सच में इतनी बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ क्या? अरे मुझसे क्या पूछ रहा है शांतनु भाई से पूछ। या खड़े खड़े हाथ दुख के उल्टी बातें कर रहा है मेरे सामने। ओए तू बात कैसे कर रहा है मुझसे? ओए तू एडी है कि चपड़ासी? तेरा कोई ओपिनियन नहीं है? ओए एक्टिंग सीख क्या टेक पे टेक दे जा रहा कब से? ओए बात कैसे कर रहा है तू मुझसे? तो जैसे बहुत हीरो आता है कुछ। यार चुप करो यार। विक्की सर शैब लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। ओके सिचुएशन को समझो। तुम किडनैप्ड हो, अपने बाप को फोन कर रहे हो, भीख मांग रहे हो कि प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। ओ क्या कर रहा है यार? उस पे लाइन मार रहा है। कैमरा रोल कर। पता नहीं यार क्या होने वाला है आगे। तुम जिंदा बचोगे, मरोगे, क्या होगा, यू नेवर नो। रोल कैमरा, रोलिंग एक्शन। पापा जी इन लोगों ने मुझे यहाँ किडनैप करके रखा है। पापा जी आप प्लीज आके मुझे बचा लो। इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मुझे बांध के रखा है यहाँ पर। आप इनको जितने पैसे चाहिए ना उतने पैसे दे दो, लेकिन मुझे आके बचा लो। पापा जी प्लीज। पापा जी आपकी बहुत याद आ रही है। प्लीज पापा जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। पापा जी मैं सिर्फ एक्टर नहीं स्टार बनना चाहता हूँ। फिल्मों में काम करना मेरा पैशन है, मेरा सपना है पापा जी। पापा जी हर कोई मेरी एक्टिंग की तारीफ करता है, सिर्फ आप ही को दिक्कत है। हाँ दिक्कत है, क्योंकि मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये मोहल्ले में रामलीला में एक्टिंग करके, कॉलेज के नाटकों में काम करके कोई बड़ा एक्टर नहीं बन जाता। ये एक्टिंग का राग अलाप ना छोड़, कुछ ढंग का काम कर। की गल कर रहे हो जी? काम करने में कौन सी उम्र निकली जा रही है? भाई इतना तो है, एक्टिंग का शौक है तो कर लेने दो ना। जब मैं 18 का था ना, मेरे प्यो ने मेरे हाथ में स्टीयरिंग थमा दी थी। ये ट्रेवल एजेंसी अपने बूते पे खड़ी की है मैंने। सुन, जितनी ऐश तूने करनी थी ना कर ली, अब धंधे पे लग जा। मैंने ना हीरो बनना है पापा जी, और वो मैं आपको बन के दिखाऊंगा। लड़का कुर्सी से बंधा हुआ है, बेबस लाचार। कुछ किडनैपर्स उस पे बिल्कुल भी तरस नहीं खा रहे, उसे मार रहे हैं। उसका वीडियो रिकॉर्ड करके उसके बाप को भेजते हैं। उसका बाप वीडियो देखते ही परेशान हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आता। हम वापस आते हैं, हम देखते हैं किडनैपर्स अभी तक उस लड़के को उतना ही टॉर्चर कर रहे हैं। अब देखना ये है, बाप अपने बेटे को बचाने के लिए पैसे देता है या उसे ऐसे ही मरने देता है। ये है इस फिल्म का इंटरवल पॉइंट। शांतनु भाई मैं मान गया। मतलब कमाल, मतलब इससे कमाल कुछ हो ही नहीं सकता। तू सीन बता रहा था और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे भाई। ये देख, अब भाई इस सीन में मैं लगाऊंगा लो एंगल शॉट। हाँ राउंड ट्रॉली घूमेगी, हीरो जब अपने बाप से पैसा मांगता है, पापा मुझे बचा लो, रो देगी भाई ऑडियंस। देखियो हेमंत, डिट्टो ऐसे ही करेंगे भाई, ऐसा ही करेंगे डिट्टो। देखियो तू। हेमंत कितना कमाल शॉट डिजाइन किया तूने। खामखा डरता रहता है मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई अपने टैलेंट का तो मेरे को बहुत पहले से पता है, लेकिन बात वही है ना, आज तक कभी चांस नहीं मिला। मिलता भी कैसे? ये फैमिली का चक्कर, उस चक्कर में ये वीडियो शूट करता रह गया मैं। ये फिल्म वाला सपना तो कहीं पीछे ही छूट गया। अब पूरा होगा हेमंत। बाय द वे मैं तुमको बता दूं, नीता को तुम पे बहुत भरोसा है। उसको पूरा यकीन है कि तुम इस फिल्म को बहुत क्लासिक शूट करोगे। भाई भरोसा तो मेरे को भी अपने आप पे बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई तेरे को एक बात बोलनी है भाई। हाँ बोल। यो फिल्म में पैसे के बिना शूट ना कर पाऊंगा। अरे इतना बड़ा परिवार है और अकेला कमाने वाला मैं हूँ। देख हेमंत, नीता को छोड़ के हम सब फुक रहे हैं। कुछ पैसे नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ी तो मेहनत कर लें। और हाँ, थोड़े पैसे नीता के घर से आते हैं, बाकी वो खुद ब खुद कमाती है। ऊपर से उसने अपना घर भी दे रखा है फ्री में शूटिंग करने के लिए।
थोड़ी मेहनत कर लें। शांतनु भाई बैठे हैं ना, इन पे मेरे को पूरा भरोसा है। मेरे को पता है कि एक ना एक दिन ना ये हमारी गाड़ी ना पार निकाल देंगे। और हेमंत, आज नहीं तो कल कोई ना कोई फाइनेंसर मिल जाएगा। हम पहले काम तो शुरू करें। भाई ये देखो, इनमें चोमू टाइप का लग रहा है, ये देखना इधर। भाग साला, एक बिलोंडा ठीक शक्ल का लेके नहीं आयो, सब अपने जैसे ले आयो। एक्स फैक्टर नाम की चीज ही नहीं है। गेट खोल। हाँ भाई। हाय हाय एम अक्षय। विक्की। हाय विकी। यहाँ पे कुछ कास्टिंग चल रही है? हाँ चल रहा है। अच्छा, वो ना मैं अपनी कुछ पिक्चर्स लेके आया था। अंदर आ जाओ। आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। शांतनु भाई, ये एक्टर विकी, ये हमारे डायरेक्टर शांतनु भाई। हाय। हाय सर। गुड टू सी यू। नीता मैम। हाय मैम। हाय। और शांतनु भाई ये फोटो है, जरा देख लो। इससे पहले भी कुछ काम किया आपने? हाँ मैम, किया है ना। वो सुराज सर है ना, उनकी एकेडमी से एक्टिंग कोर्स किया है। वो तो इस शहर की जानी मानी एकेडमी है ना? बिल्कुल बिल्कुल वही सर। नाइस। तो मिस्टर अक्षय 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 अरोड़ा जी। कुछ बताओ अपने बारे में यार। सर क्या बताऊँ, मतलब दिल्ली से ही हूँ। फादर का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, बट मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सर एक्टिंग करना चाहता हूँ, सीरियस एक्टिंग। गाड़ी है तुम्हारे पास? गाड़ी गाड़ी कार? हाँ है ना सर, वो पापा ने अभी अभी नई नई गाड़ी ली है। पर गाड़ी क्यों मतलब? अरे अक्षय, एक्टर कैरेक्टर में तो फिट होना चाहिए ना। I mean, जो हमारा हीरो है वो दिखने में अमीर है, जी जी। बातों से अमीर है। एंड आई थिंक तुम हो ही अमीर हो ना? हाँ ऑफ कोर्स सर। तो तुम लुक वाइज और बैकग्राउंड वाइज दोनों वाइज फिट हो। मतलब सर? हमारी फिल्म की स्क्रिप्ट माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट है, टीम भी हार्ड वर्किंग है। बस प्रॉब्लम यही है कि प्रोड्यूसर को लुक और फील समझाने के लिए हमें एक मॉक शूट करना है, जिसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कुछ पैसे लगा के अपनी शोरील बना सके, ताकि हम प्रोड्यूसर को कन्विंस कर सकें। और फिर नीता ने भी ये घर फ्री में दिया है हमें शूटिंग के लिए, और स्क्रिप्ट भी मैंने लिखी है। लेकिन शूट स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। शांतनु भाई, फिर रिहर्सल कब से शुरू करनी है? आज रात से। आज रात से? ओ काजल काजल काजल, दिन तो तुम्हारे बिना बीत जाता है, पर रात नहीं कटती। तुम्हारी बहुत याद आती है काजल। आई मिस यू काजल। भाई कैसा था? बढ़िया की ना मैंने एक्टिंग? नाइस। भाई ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। हाँ, वेरी नाइस। नीता, क्या लगता है तुम्हें ये रोल कर पाएगा? मुझे बिल्कुल भी लगता है कर पाएगा यार। क्या? मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कर पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद। पता है कितना ब्राइट स्टूडेंट था मैं? जानता है कितने हजार स्टूडेंट्स में से मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ था स्कॉलरशिप के लिए? कितने कितने? याद नहीं, लेकिन जब पैनल ने पूछा स्कॉलरशिप के 2 लाख का क्या करोगे, मैंने कहा दारू पीऊंगा। ये लो भाजी, खाओ खाओ। अरे यार, इस खिला खिला के पेट भरेगा। चिकन आया कि नहीं? चिकन पता नहीं। जज कर रहे हो कि कैसी लड़की है, जॉइंट पे है? मैं तो एक्चुअली ये सोच रहा था कि 1-2 पफ मुझे भी मिल सकते।
you smoke? हाँ, कभी कभी। ले, इतनी लंबी उम्र है इसकी, बात कर रहे तेरे फोन आ गया इसका। पुत्र के थे तू? अरे तेरी माँ यहाँ परेशान हो रही है। ओ जी, मेरे पुत्र को किसी ने अगवा कर लिया है जी। फोन आया था मेरे बेटे के फोन से, बोला 2 लाख रुपए चाहिए, नहीं देंगे तो वो मेरे बेटे को जान से मार देंगे सर। और उन्होंने ये भी कहा कि अब दोबारा फोन करेंगे, पैसे कहाँ और कैसे देने। आप बैठिए, फिर बताइए मुझे आराम से। मेरे बेटे ने बचा लो सर, थोड़ा रब दा वास्ता। बैठिए आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। अपने बेटे का फोन नंबर और फोटो दीजिए। जी, नंबर है जी 96192337 जी। ये रावत, ये फोन ट्रेस पे डालो, कॉल रिकॉर्ड्स और फोन की लास्ट लोकेशन पता करवाओ। सर, उम्र क्या है आपके बेटे की? 22 साल का है जी। करता क्या है? अरे करेगा क्या सर जी, उस पे तो एक्टिंग करने का भूत सवार है। कुछ दिन पहले उसने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। 2 लाख? 2 रुपए भी नहीं दूंगा मैं। मैंने तो सुना सी के पिक्चर बनाने वाले पैसे देते हैं, उल्टे तेरे से मांग रहे हैं। पापा जी 2 लाख रुपए की बात है, प्लीज दे दो ना। मम्मी बोलो ना पापा जी को। दे दो ना इसे पैसे, एक ही तो बेटा है हमारा, कर लेने दो ना एक बार इसे अपने मन की। तो आपने दिए उसे? नहीं सर जी, पर कुछ दिन बाद मैंने अलमारी में चेक किया, जो कैश मेरे पास पड़ा था उसमें 2 लाख रुपए कम थे। हाँ, मैंने पैसे निकाल लिए। आप अपनी मर्जी से तो दे नहीं रहे थे, इसीलिए मैंने निकाल लिए। पापा जी, आपकी वजह से मैं इतना बड़ा रोल, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ सकता हूँ। और जिस दिन मैं बड़ा स्टार बन गया ना पापा जी, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत वापस लौटा दूंगा। पुत्र, तू समझ नहीं रहा, समझ। एक ये तेरा पागलपन तेनू ले डूबेगा। आप लोगों को पता है आपका बेटा कौन सी फिल्म में काम कर रहा था या किन लोगों के साथ काम कर रहा था? नहीं सर। क्योंकि जैसा कि आपने कहा आपके बेटे को एक्टिंग का शौक था, ये भी हो सकता है कि आपसे पैसे निकलवाने के लिए उसने किडनैपिंग का नाटक रचा हो। ऐसे कई केसेस आए हैं हमारे पास। नहीं सर नहीं, मेरा अक्षय उस तरह का लड़का नहीं है, वो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता सर। सर, अक्षय के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक उसका फ़ोन राजेंद्र नगर में स्विच ऑफ हुआ है। हमने पिछले 1 महीने की उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की, तो पता चला कि पिछले 1 महीने से वो हर रोज़ राजेंद्र नगर जा रहा था। रावत, अगर उसकी किडनैपिंग का इस फिल्म से कोई लेना देना है तो हो सकता है वो वहीं कहीं है। सर, अक्षय के मोबाइल की लास्ट लोकेशन राजेंद्र नगर थी। पुलिस ने राजेंद्र नगर एरिया में अक्षय की फोटो दिखाकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने की कोशिश की और उनकी उम्मीद रंग लाई। सुनो जरा, इस लड़के को देखा है? हाँ साहब, ये लड़का 1 महीने से रोज यहाँ आता था। कहाँ था जाता था ये? 402 में। सर, इस लड़के का तो पता नहीं, पर इस फ्लैट में नीता नाम की लड़की रहती है और 3-4 लड़कों का रोज आना जाना रहता था। शायद कुछ फिल्म का काम चल रहा है और बहुत हल्ला मचाते थे। ओह हेलो नीता, तुम्हारे घर से बहुत शोर आ रहा है, सो भी नहीं पा रहे हम लोग। रियली सॉरी आंटी, रियली सॉरी। अभी नहीं आएगा, आई प्रॉमिस यू। आप आराम से सो जाइए। आखिरी बार कब देखा था आपने नीता को?
आखिरी बार 1-2 दिन पहले देखा था, उसके बाद कहाँ गई है पता नहीं। इसका नंबर होगा आपके पास? हाँ, ये नंबर है। नहीं सर, नंबर तो स्विच ऑफ है। एक काम कीजिए, नीता आपको जब भी मिले या आपको लगे वो वापस आ गई है तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है। थैंक यू। रावत सर। ये नीता का फ्लैट खुलवाने की कोर्ट से परमिशन लो। जी सर। रेडी रोल एक्शन। सच बताऊं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे तुमसे प्यार हो गया। फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं डरता था। नीता और अक्षय दोनों के फोन स्विच ऑफ है और दोनों के फोन की लास्ट लोकेशन राजेंद्र नगर के उस फ्लैट के आसपास की ही है जिस फ्लैट में ये लोग रिहर्सल किया करते थे। और उस फ्लैट में इन दोनों के अलावा और 2-3 लोग थे जिनका वहां आना जाना था। कौन लोग हो सकते हैं? रावत, एक काम करो, नीता और अक्षय दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने भी कॉमन नंबर हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ। अगर ये सब लोग साथ में थे तो जरूर इन दोनों की कॉल लिस्ट में उन लोगों के भी नंबर्स होंगे। सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, गुड, तुम वही मिलो हमें। सर, कोर्ट से फ्लैट खोलने का ऑर्डर आ गया। सर, ये सब कुछ देख के तो लगता है शूटिंग यहीं चल रही थी। रावत, शूटिंग ही नहीं, यहाँ शूटिंग के अलावा और बहुत कुछ चल रहा था। पूरा घर अच्छी तरह से चेक करो। सर। सर, सर इसमें कुछ है, काफी भारी लग रहा है। खोलो इसे। रावत, सर। एम्बुलेंस को फोन करो। सर। रावत, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और सारे सबूत इकट्ठा करो। सूटकेस भी नया लग रहा है, हाल ही में खरीदा हुआ लगता। पता करो कहां से खरीदा गया। सर। अक्षय ने फिल्मी दुनिया के आसमान पर स्टार बनकर चमकने के सपने देखे थे, पर वो सपने उसके पिता की नजर में बेकार थे, इसलिए उन्होंने उन सपनों को कभी अहमियत नहीं दी। जाहिर है कि पिता के दिल में बेटे के लिए आशीर्वाद था और वो उससे कुछ बेहतर बनते देखना चाहते थे, पर अपने बेटे के नजरिए को अनदेखा करना भी तो सही नहीं हुआ। साहब, सीसीटीवी तो खराब है। कल उन लड़कों में से कौन कौन आया था वो तो याद नहीं है, लेकिन साहब जिस लड़के का खून हुआ है वो लड़का उस लड़की घर में अक्सर रुकता भी था। और हाँ साहब, एक लड़का और था, वो भी उसका रुकता था। सर, इसमें रेंट एग्रीमेंट और नीता के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी है। रावत, सर, इसका एड्रेस चेक करो और ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट निकालवा लो। सर, नीता के लाइसेंस पर जो एड्रेस है वो लोग यहाँ से 6 महीने पहले शिफ्ट कर चुके हैं। ये देखिए सर, पिछले 2 हफ्तों में अक्षय के मोबाइल की लोकेशन नीता के घर के पास की है, सिर्फ दिन में नहीं रात में भी। रावत, कहीं ऐसा तो नहीं नीता और अक्षय के बीच में अफेयर चल रहा था, दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो और नीता के हाथों अक्षय का कत्ल हो गया हो? लेकिन सर, अक्षय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय की मौत गला घोटने की वजह से हुई और जिस हालत में हमें अक्षय की डेड बॉडी मिली थी उसे देखिए लगता नहीं कि एक अकेली औरत ने उसे ओवरपावर किया। हाँ, तो हो सकता है कि नीता अकेली ना हो। नीता के फ्लैट में उसके अलावा और भी जो लड़के आया जाया करते थे उनमें से किसी के साथ मिलकर नीता ने इस काम को अंजाम दिया हो, या फिर यह भी हो सकता है उन लड़कों में से किसी ने अक्षय को फिल्म के जाल में फंसाया और उसे मार दिया। रावत, ये जितने भी लड़के हैं, कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या काम करते हैं, सबके बारे में अच्छी तरह से पता करो। सर, लेकिन सर मुझे इस केस में एक बात खटक रही है, अगर किडनैपर्स ने रैंसम कॉल किया है तो पैसे क्यों नहीं लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे पहले से ही पता चल गया था कि अक्षय के माँ बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? हो सकता है। रावत, इन लड़कों में से एक भी अगर हमारे हाथ लग गया ना तो ये केस सॉल्व हो जाएगा। सर, मैंने नहीं पता उसके कौन कौन से दोस्त थे, किससे मिलता जुलता था, कहाँ जाता था।
कुछ नहीं पता। ना उसने कभी बताया सी, ना मैंने कभी पूछा सी। इकलौती औलाद थी, बहुत प्यार से पाला था हमने हमारे पुत्र को सर। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है सर फोटो पे हाथ चढ़ाने की। एक बार ही पूछा जी कहाँ जाता है, वो एक्टिंग की मीटिंग कहाँ होती है, तो बोला कि मंडी हाउस के पास कोई कैफे शेफे है, वहीं मिलते हैं सर। कैफे का नाम बताया उसने कुछ? नहीं सर। रावत, मंडी हाउस सर्कल में हर कैफे हाउस में जाकर पता करना होगा कि अक्षय किसके पास जाता था, कहाँ बैठता था। राइट सर। सुनो, जानते हो इसे? क्या हुआ साहब, क्या किया इसने? इसे जानते हो? नाम से तो नहीं जानता, पर बहुत बार देखा है इसे यहाँ पर। इसके साथ 2-4 लोग और हुआ करते थे, सब लोग मिलकर फिल्म बनाने की बात किया करते थे, लेकिन 2 दिन से आए नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। इस लड़के की मौत हो गई, इसके साथ वाले सब गायब हैं। इनके फिल्म बनाने के अलावा और क्या जानते हो इस ग्रुप के बारे में? साहब, इसका ग्रुप हमेशा उस टेबल पर बैठता था, और इनमें से एक था जो इनके ग्रुप बनने से पहले अलग बैठता था उस कोने पर। नींद ने ना जाने क्यों बेरुखी की है हमसे। कम वक्त रात करवटों में बीतती है। ख्वाब ही एक जरिया था तुझसे मिलने का, अपने मन का कुछ कहने का, कुछ सुनने का। क्या बात है? उसके बारे में सब बोलते थे कि पूना फिल्म स्कूल से पढ़कर आया है और बहुत बड़ा राइटर है, बहुत अच्छी कविताएं लिखता था वो। बहुत ही अच्छा था। प्रिया, कुछ और भी सुना देंगे ना? आप अगर इतनी अदब से कहेंगी, 1 क्या 10 और सुना देंगे। ये थी? हाँ साहब, यही थी। इसी के साथ वो राइटर घूमा करता था और 24 घंटे फिल्में बनाने की बात किया करता था। सब स्ट्रगलर थे साहब, अपना काम बनाने के लिए एक दूसरे की चापलूसी किया करते थे। कोई कहानी बेचता था, कोई गाना बेचता था, कोई एक्टिंग बेचता था, कोई एडी बनना चाहता था। भाई मैं विक्की भाई, आप फिल्म बना रहे हो? हाँ भाई, मुझे ना डायरेक्टर बनना है, बड़ा शौक है मुझे। एडी वाली जॉब दे दो मेरे को, बस मैं सब कुछ कर लूंगा भाई। ये 3 ही लोग थे? नहीं साहब, एक कैमरामैन भी था, हेमंत कापसी नाम था उसका। मैं बाकी किसी का नाम याद नहीं है, कैमरामैन हेमंत कापसी का नाम याद है। कैसे नहीं रहेगा याद सर? वो देखिए वहां पर वो अपना नाम और नंबर लिख कर गया। वीडियो फोटोग्राफर हेमंत कापसी। क्या बात कर रहे हो सर जी? अक्षय का खून हो गया? कब, कैसे? बैठ जा। तू कैमरामैन के साथ एक्टर भी है क्या? नहीं साहब। तो फिर इतनी गंदी एक्टिंग क्यों कर रहा है? पिछले 3 दिनों से हर टीवी चैनल पर, हर न्यूज़पेपर पर अक्षय की मौत की खबर चल रही है और तुझे ही नहीं पता? साहब, भगवान कसम मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता था। 17 तारीख को नीता के फ्लैट में रिहर्सल हुई थी? हाँ साहब, 17 को हुई थी। 18 तारीख को भी हुई थी? नहीं साहब, 18 वाली कैंसिल हो गई थी। वो शांतनु को मुंबई जाना था फाइनेंसर से मिलने के लिए, इसलिए। अच्छा एक बात बता, ये नीता, शांतनु और विकी किस तरह के लोग हैं? अब ठीक ही लोग हैं, मतलब विक्की तो बेचारा एडी था शांतनु का। ये नीता और शांतनु साहब ये बहुत स्मार्ट लोग हैं। इन्हीं ने मेरे को कन्विंस किया था ये वीडियो शूट करने के लिए, लेकिन उसके बाद पता चला ये जो शांतनु 1 नंबर का शराबी आदमी है साहब, 1 नंबर का, मतलब दिन रात शराबी चाहिए उसको। और ये नीता, इसका तो क्या ही बताऊँ साहब आपको मैं। एक दिन मैंने देखा था, मतलब नीता और शांतनु का अफेयर चल रहा था? अरे साहब, अफेयर की बात छोड़ो आप, ये तो लगी मामला था। शांतनु के साथ साथ अक्षय से भी चोंच लड़ा रही थी। जिस दिन अक्षय ने 2 लाख रुपए दिए थे, उसी रात पार्टी की थी। और साहब, मैंने पार्टी के बाद अक्षय और नीता को एक साथ देखा था। तुम्हारा मतलब है नीता शांतनु को धोखा दे रही थी? लगा तो साहब मेरे को भी यही था, क्योंकि नीता शांतनु के साथ काफ़ी पहले से थी। अक्षय तो अभी आया था, लेकिन साहब मेरे को लगता है जिस दिन नीता और अक्षय ने एक साथ भूखा ना, उसके बाद नीता को अक्षय अच्छा लगने लग गया था। नीता ड्रग्स लेती थी? अब क्या बताऊँ साहब, ड्रग्स के बिना उसका चलता ही नहीं है। 1 नंबर की चर्सी है साहब, 1 नंबर की। फिर विकी की माँ शांतनु का नंबर दें। ये हेमंत कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, नीता और शांतनु पर सीधा सीधा शक डाल रहा है। इस पर नजर रखो। लेकिन सर, हो सकता है ये सच बोल रहा हूँ, क्योंकि नीता की तरह शांतनु का भी तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कि शांतनु का फोन भी सर्विलांस पे डालो, नीता की फोटोग्राफ सब खबरियों को दो, उनसे चौकन्ना रहने को कहो। अगर नीता को ड्रग्स की आदत है, वो ड्रग्स लेने के लिए बाहर जरूर निकलेगी।
पुलिस ने शांतनु से संपर्क करने की कोशिश की, पर उसका फोन 18 अप्रैल के बाद से लगातार बंद आ रहा था। नीता का फोन भी तभी से बंद था, पर नीता की ड्रग एडिक्ट वाली बात पता लगते ही उन्होंने अपने खबरियों को सतर्क कर दिया था कि जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं उन पर नजर रखी जाए। पुलिस ने विकी की मां से भी पूछताछ करने का तय किया। विकी तो 2 दिन से ऑफिस गया ही नहीं है, कह रहा था ऑफिस बंद है। उसके साहब बाहर जाने वाले थे, मुझसे 500 रुपया ये बोल के लेके गया कि कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन कहाँ जा रहा है ये बताया नहीं। सर मुझे तो लगता है पकड़े जाने के डर से विकी फरार हो गया। हाँ लेकिन क्यों? रावत कहीं ऐसा तो नहीं विकी ने पैसे के लालच में अक्षय को किडनैप कर लिया और पकड़े जाने के डर से उसे मार दिया हो? इस विकी की माली हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है और सपने उसके बहुत बड़े हैं। सर पूना फिल्म स्कूल से शांतनु का एड्रेस और उसके पिता का फोन नंबर मिला। वो यूपी कानपुर का रहने वाला है। उसके पिता के साथ भी हमारी बात हुई। उनको यह बात जानकर बहुत दुख हुआ कि पुलिस शांतनु के पीछे पड़ी एक मर्डर के सिलसिले में। उन्होंने ये भी बताया कि अगर शांतनु फैमिली को कांटेक्ट करता है तो तुरंत हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देंगे। तो शांतनु के फिल्म स्कूल वालों का कहना है कि शांतनु अपने आप में रहने वाला बंदा था, खास कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी कभी नहीं थे। और हाँ सर, नीता के बारे में भी एक लीड मिली, उम्मीद है वो बहुत जल्द हमारे हाथ लग जाए। नीता, शांतनु और विकी तीनों गायब थे। पुलिस तीनों की तलाश कर रही थी। उन्होंने शांतनु का फोन सर्वेलेंस पे डाला था। पुलिस विकी की मां का फोन भी टैप कर रही थी और उनके खबरी नीता की तलाश में हर ड्रग पेडलर से पूछताछ कर रहे थे। ये आती है? हाँ, ये तो अपनी रेगुलर कस्टमर है, हर 2 दिन में आती है, आ जा सकती है। वही देना, इस बार 2 पैकेट देना। हाँ। गाड़ी में ये एक सेकंड क्या क्यों जल्दी। अरे यहाँ पर क्यों लेकर आए आप मुझे? मैंने कुछ किया नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, आप मुझे यहाँ पर नहीं ला सकते इस तरह से। शट अप। बहुत कुछ कर सकते हैं हम, ड्रग्स खरीदने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकते हैं हम तुम्हें। देखो, हमारे सवालों का सीधे सीधे जवाब दो, ना अपना वक्त खराब करो ना हमारा। तुम्हें पता है अक्षय का खून हो गया और उसका खून तुम ही ने किया है, इसलिए तुम चुप कर बैठी हुई। मैंने नहीं किया है। तुमने कुछ किया है या नहीं किया है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। ये बताओ कि विकी और शांतनु हैं कहाँ? मुझे नहीं पता दोनों कहाँ हैं। अच्छा चलो, शांतनु के दिल्ली का एड्रेस दो हमें। फोन तो उसका यहाँ स्विच ऑफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुंबई की कहानी बना के वो दिल्ली में छुपा बैठा है? शांतनु और मैं एक ही साथ रहते थे। मैं शांतनु को मंडी हाउस में मिली थी और फिर दोस्ती शुरू हुई। दोस्ती के बाद काम शुरू हुआ और फिर अफेयर। अफेयर? शांतनु के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था। शांतनु के साथ तो था ही, और फिर बाद में जब अक्षय 2 लाख रुपए लेके आया तो अक्षय के साथ भी अफेयर। अरे ये कैसी घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग। शांतनु के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था, मैं कह चुकी हूँ। और अक्षय, हाँ मैं उसे पसंद करती थी। यही तो, अक्षय तुम्हें पसंद था, उसके बावजूद भी तुम शांतनु और अक्षय दोनों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व प्लीज। क्या बात कर रहे हैं आप? ये किसने बोला आपको? तुम्हारा ही कैमरामैन ने। That cheapster। अब मुझे समझ में आया, ये भी कि अक्षय का खून किसने किया। मतलब? पार्टी के रात मेरा अक्षय के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना और उसके अगले दिन मैं घर पर अकेली थी और तुम इस टाइम यहाँ? बस वो तुम्हें कुछ दिखाना था, कल रात की फोटो। ओ, पार्टी की फोटो। वेरी नाइस यार, सो कूल। अच्छी लगी ना? हाँ, इतनी अच्छी फोटो मैंने कभी खींची नहीं है। देखो देखो आगे देखो।
क्या बकवास है ये? क्या है ये? अरे ना 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 ना। अरे यार! अरे ना, इतनी जल्दी थोड़ा डिलीट करने दूंगा। तुझे शांतनु को दिखाऊंगा। अच्छा चल, नहीं दिखाता शांतनु, लेकिन उसके लिए मेरे साथ ऐसा ही पोज लगाना पड़ेगा। अरे भाई इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा इनाम तो हमें भी मिलना चाहिए है? चला जा। अबे ओ, फ्री माइंडेड हूँ, ओपन माइंडेड हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ भी सो जाऊंगी। अरे तो मैंने कौन सा तेरे हाथ में लिस्ट थमा दी? जहाँ का अक्षय और शांतनु, वहाँ के हेमंत और सही। घटिया आदमी अपनी घटिया शक्ल लेकर यहाँ से निकल ले, वरना तो इतना मार खाएगा ना कि समझ में नहीं आया तेरे को। जल्दी निकल। मैं कल आ जाऊंगा। आज गुस्सा, कल दोबारा। झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोला हमसे? नीता के साथ सोना चाहता था, और जब ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अक्षय ने नीता की वजह से तेरी बेइज्जती कर दी, उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने अक्षय को ही मार डाला। कब और कैसे मारा उसे? बोल। मैंने अक्षय को नहीं मारा साहब, नहीं मारा मैंने। हाँ साहब, लेकिन उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था जब अक्षय ने औकात औकात बोल के मेरी बेइज्जती की थी। साले दो कौड़ी के आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई नीता से ऐसी घटिया बात करने की? अरे ओ, घना ज्ञान मत मार, समझा तू? क्या करेगा तू? क्या लगती है वो तेरी बहन लगती है? अपनी औकात में रह के बात कर, समझा? साथ में बिठा लिया, खिला पिला लिया, इसका मतलब ये नहीं कि तू हमारी तरह बड़ा आदमी बन गया। औकात की बात मत करियो, तो समझ गया? करूंगा। 500 रुपए पर डे की औकात है तेरी, 500 रुपए। अबे क्या चाहिए तेरे को? अरे लैला चाहिए तो रख लेना, लेकिन ये औकात की बात मेरे सामने मत करियो तू। नहीं तो क्या करेगा? हाँ बेटा, समझा रहा हूँ आखिरी बार, दूर रहियो नीता से, नहीं तो अगली बार बोल के नहीं करके दिखाऊंगा। क्या करेगा तू? हाथ लगा रहा मेरे, हाथ लगा मेरे। क्या चल रहा है यार? क्या कर रहे हो तुम लोग? मरेगा तू मेरे हाथों से। अबे तू मरेगा मेरे हाथ से। चल साहब, आप एक बात बताओ, क्या गरीब आदमी जो मेहनत करता है उसकी कोई औकात नहीं होती क्या? लेकिन साहब, मैं ठहरा गरीब आदमी, गुस्सा भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए सब कुछ भूल के अपने काम में लग गया। सब कुछ भूल गया? तेरे मोबाइल की लोकेशन साफ साफ ये बताती है, 18 तारीख को 11 से 12 बजे के बीच में तू राजेंद्र नगर में ही था, जबकि उस दिन तेरी रिहर्सल कैंसिल हो गई थी और अक्षय की मौत भी 11 से 12 बजे के बीच में ही हुई है। बोल, क्या करने गया था? सीधी तरह से बोल। साहब, मैं नीता के घर जरूर गया था, लेकिन अक्षय को मारने नहीं गया था। फिर क्या करने गया था? सब उस दिन मैं उसी एरिया में था, तो मैंने अक्षय को नीता के घर जाते हुए देखा, तो एकदम से मेरे दिमाग में आया कि आज तो रिहर्सल कैंसिल है, तो अक्षय क्या करने जा रहा है? तब मेरे दिमाग में आया कि अक्षय जरूर मजे लेने जा रहा होगा नीता के साथ, इसलिए आज फोटो नहीं, आज वीडियो बनाऊंगा और शांतनु को दिखाऊंगा। लेकिन साहब, जब मैं वहां गया तो साला लगा पड़ा हुआ अंदर, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहे दोनों। मैंने काफी देर दरवाजा खटखटाया और थक हार के मैं वापस चला गया, लेकिन अब मेरी समझ में आया कि वहां चल क्या रहा होगा अंदर। क्या चल रहा होगा? साहब, शांतनु जब घर वापस आया होगा तो उसे अक्षय और नीता के बारे में पता चल गया होगा, और फिर नीता ने अक्षय को घर पे बुलाया होगा, और शांतनु ने गुस्से में आके अक्षय को मार दिया होगा। साहब, शांतनु वैसे भी अक्षय को कुछ बोल नहीं पा रहा होगा, क्योंकि अक्षय उसे भी बार बार औकात वाली बात बोल के ये बोलता होगा कि तू मेरे 2 लाख लेके बैठा है। साहब, शांतनु और नीता ने अक्षय का काम तमाम कर दिया होगा। तू क्या सोचता है तेरी इस कहानी पे मैं यकीन करूंगा? 2 टके का फोटोग्राफर, चवन्नी तेरी जेब में नहीं है, करोड़ों रुपए के तू सपने देखता है, तू वो में थ्योरी सिखाएगा? औकात भूल गया तू अपनी? आप औकात की बात मत करो। आप औकात की बात करूंगा तो क्या करेगा तू? हाथ उठाएगा? चल मार। अब आ गई अपनी औकात याद? साहब, औकात की बात मत करो, वरना क्या करेगा? बहुत बुरा होगा साहब, बहुत बुरा होगा। आनंद भाई, वो ड्रॉप लेके आना था ना, जल्दी से लेकर, अभी सीन स्टार्ट होने वाला, जल्दी से। क्यों तू बार बार कॉल कर रहा है यार? मैंने तो कितनी बार समझाया, मुझे नहीं खरीदना तो मतलब नहीं खरीदना। सॉरी भैया, सॉरी, वो मुझे लगा कि
वो लैंडलाइन से कॉल था ना, 10,000। अगर इस हेमंत को औकात शब्द सुनकर इतना गुस्सा आता है, फिर तो ये गुस्से में कुछ भी कर सकता है। सर मुझे ये नीता भी इनोसेंट नहीं लगती। मुझे तो लगता है ये दोनों जानबूझकर हमारे सामने एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों ने मिलकर अक्षय को मार दिया हो। पॉसिबल है, बैठा के रखो दोनों को, छोड़ना मत। सर, और सर ये केस नीता के बाद और उलझ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है नीता और हेमंत में सच कौन बोल रहा है। अरे आप मेरा यकीन कीजिए ना प्लीज, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी बात का यकीन करें? अक्षय की मौत के बाद जो लड़की गायब थी, जिसका फोन स्विच ऑफ था, तुम्हारी बात का यकीन करें हम? मैं बता रही हूँ सब कुछ आपको। देखिए, हफ्ते के 2-3 दिन मैं अपनी माँ के घर पे जाती हूँ। इस बार मैं 17 तारीख को घर पे गई थी, पर अचानक से सुबह उठकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, इसलिए मैं वापस घर आ गई। मैं अक्षय से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसको मारने की कभी सोच भी नहीं सकती थी, और मैं वो लाश देख के बहुत डर गई थी। मैं वहां से भागी और यहाँ वहां भटक रही थी। जब तक वो ड्रग्स का नशा लह रहा था, तब तक मैं सुकून में थी, वरना मैं बहुत परेशान रह रही थी। हेलो, गुड सर, सूटकेस कहां से खरीदा गया था पता चल गया है। देखो जाके। सब इस मॉडल और सीरियल नंबर के लगेज बैग तुम्हारे दुकान से बिका है। देखो, मर्डर का मामला है, इन सबको अच्छे से देखो और सच सच बताओ, इन चारों में से वो कौन था जो तुम्हारे दुकान से लगेज बैग खरीद के लेके गया था? ये था सर। पक्का? 100% सर। क्या तुझे उस लुक्के की हेल्प करने के लिए पैसे उधार चाहिए? यार ऐसा मत बोल यार, वो अच्छा इंसान है। अबे न्यूज़पेपर पढ़ता है कि नहीं? दिल्ली की पुलिस मर्डर के केस में ढूंढ रही है उसे, और हाँ, उससे दूर रह, नहीं तो तू भी मरेगा। जनाब, विक्की ने अभी 1 मिनट पहले अपनी माँ को कॉल किया। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। जनाब, वहाँ उसके मामा रहते हैं। महेंद्रगढ़ पुलिस से कांटेक्ट करो, उठा लाओ उसे। मामी जी, आता हूँ, मार्केट जा रहा हूँ। क्या भाई, किधर जा रहा है? क्या हुआ सर जी? चल थाने में, तेरे को साइकिल चलाना सिखवाता हूँ। सर जी, बोल, क्यों मारा था अक्षय को? सर जी मैंने मारा नहीं, बस वो सूटकेस मैंने खरीद कर लेकर दिया था। किसने मंगवाया? हेमंत ने? तो फिर किसने मंगवाया? किसने मंगवाया? बोल। शांतनु भाई ने। वो उस दिन 11 बजे के आसपास मेरे घर आए थे। अरे शांतनु भाई, अरे विक्की, हमारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमें गांव जाना पड़ सकता है कुछ दिनों के लिए। ये भी नहीं पता हम वापस कब तक आएंगे। विक्की, हमें एक बड़ा सूटकेस चाहिए था, सोचा पास में तुम ही रहते हो, तुमसे ही कह दें। सूटकेस का इंतज़ाम कर दोगे? भाई सूटकेस तो है ही नहीं मेरे पास, पर हाँ, एक दोस्त है बैग की दुकान में काम करता है, वो जुगाड़ लगा सकता है। अखबार में देखा कि अक्षय की बॉडी सूटकेस में मिली है। वो सूटकेस मैंने ही खरीद कर ला के दिया था, इसलिए मुझे पता था कि मैं ही फंसूंगा। मैं बहुत डर गया और इसलिए मैं भाग गया सर जी। इसका मतलब शांतनु मेन सस्पेक्ट है। सर, ये दिल्ली मर्डर केस में जो सस्पेक्ट है ना सर, ये मुझे हर रोज गोरखपुर से किसी लैंडलाइन से कॉल करता था। प्लीज़ सर, आप दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। सर, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है सर। उसका फ़ोन किस नंबर से आया था? 1 मिनट आओ। हेलो, हाँ कौन? थैंक यू इंस्पेक्टर।
फिल्म बनाते हैं। चल साहब मेरी चल। अक्षय को तो तूने मारा ही, अब ये बता क्यों और कैसे मारा? साहब अक्षय के दिए हुए 2 लाख रुपए तो छोटी मोटी चीज़ों में ही खर्च हो गए थे। मुझे लगा अगर एक बार 2 लाख रुपए जुटा सकता है तो दूसरी बार भी लेता आएगा। 17 तारीख को रिहर्सल्स के बाद मैंने उससे बात की। अक्षय यार, वो फिल्म की शोरील बनने में कुछ बस 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। देखो अभी इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, अगर तुम्हें कुछ मतलब ये तो साफ साफ चीटिंग हुई ना। मैंने पहले भी आपको पैसे दिए ना, बिना कोई सवाल किए, और आप मुझसे फिर से पैसे मांग रहे हो। और ये नाटक मत करो मेरे साथ आप प्लीज। तू भड़क क्यों रहा है? एक्टर शुड बी वेरी काम डाउन पर्सनैलिटी। या तू सोच, अगर फिल्म की शोरील इतनी ग्रैंड बन रही है तो फिल्म का कैनवास कितना बड़ा होगा। भाई मुझे कोई हीरो नहीं लगना, और जो आपका कैनवास है ना वो आप अपने पास रखो। यार मुझे इस घर में सवाल जवाब देने पड़ते हैं ना, पूछते हैं वो मुझसे कब फिल्म बनेगी, कब पूरी होगी फिल्म। मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास फाइनेंसर होगा ना तभी फिल्म बनाना, वरना मेरे पीछे मत पड़ना। अक्षय चला गया, नीता भी अपनी माँ के घर चली गई। मुझे पता था वो 3-4 दिन के लिए गई है, अभी तो नहीं आएगी। उसके घर की चाबी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। अक्षय से कुछ पैसे निकलवा के मैं मुंबई चला जाऊंगा, वहाँ जाके स्ट्रगल करूंगा, कुछ डार्क से कुछ नई फिल्म बना देता हूँ, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन साहब 18 की सुबह मैंने अक्षय को फ़ोन किया, उससे बीती रात के लिए माफ़ी भी मांगी। उसको बोला एक काम कर, तू आ जा नीता के घर, तेरे कुछ वीडियोस बनाने, वहाँ जाके फाइनेंसर को दिखाऊंगा। वो खुशी खुशी आ गया, उसने मना भी नहीं किया। हेलो, तुम्हारा बेटा अक्षय मेरे कब्जे में है। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो 2 लाख रुपए इकट्ठा करके रखो, अगले फ़ोन पे बताऊंगा पैसे कब और कहाँ लेके आने। तो सच बताऊं साहब, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे साहब। फिर अचानक से मुझे लोकेश की याद आई, जो फिल्म स्कूल में मेरा जूनियर था। मुझे लगा मैं इससे कुछ पैसे ले लेता हूँ, कुछ दिन काम चल जाएगा। 10,000? लेकिन साहब जिंदगी में क्या करना चाहता और क्या हो गया। शांतनु फिल्म बनाने की चाहत में इस कदर पागल था कि उसके लिए किसी की जान लेना भी उसे गलत नहीं लगा। पर अब उसे फिल्म बनाने का मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी जिंदगी का एक बड़ा समय उसको जेल में गुजारना होगा। शायद तब उसे सही और गलत का फर्क समझ में आने लगे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। जल्दी चलिए। दीदी, हाँ मुझे भूख लगी है। रुक, मैं भी तेरे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, ठीक है? मम्मी के पास जाना है। चुप कर, जब देखो तब एक ही रट लगा कर रहती है तू। अब क्यों रो रही है? मैं ला रही हूँ ना खाना बनाकर। भानु, क्या हुआ बेटा, तुम रोता काहे को है? तुम्हें इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ इसका ख्याल रखने के लिए। और तुम अपने काम से काम रखो, समझी? और तुम जाओ अपने कमरे में, मैं ला रही हूँ खाना बनाकर।
रोजी दीदी। हाँ बाबा चलो, दीदी के हाथ जल गए। जल्दी बाबा एक मिनट रुको, मैं दवाई लेकर आती हूँ। एक मिनट जल्दी। चलो बाबा चलो चलो चलो। कहाँ चल रहा है? हाथ कहाँ चलो? छोड़ो, तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बस हो गया, बस चलो। अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे। बस बहुत हो गया, हम भानु को लेकर जा रहे हैं और तुमको भी भानु के साथ रहना है, तो हमारे साथ चलो। सर, इनकी कुछ कंप्लेन है। बोलिए। सर, इन लोगों का मम्मी डैडी 4 दिन से घर नहीं आए। गए कहाँ हैं? कुछ पता है आपके पास? जब हम सो रहे थे तो पता नहीं इन लोग गद्दा लेकर कहाँ चले गए। गद्दा? सर, वो मैट्रेस होता है ना बेड पर लगाने वाला, वही। सिर्फ एक मैट्रेस लेके चले गए? हाँ सर, घर में वो मैट्रेस भी नहीं है और वो दोनों भी नहीं है। मीना, इन्हें सर के कैबिन में बैठो। चलो चलो बच्चों। चुपचाप बैठ जा। सर, एक औरत 2 बच्चियों को लेके आई। दोनों बच्चियों के माँ बाप गायब। इसके अलावा उनके घर से एक मैट्रेस गायब। मैट्रेस गायब? जी सर। जी कहिए। सर, इन दोनों के माँ बाप पिछले 4 दिनों से गायब है। आप कौन है? सर, हम इन लोगों का नेबर है, रोजी। 4 दिनों से इनके मम्मी डैडी को नहीं देखा तो हमें कुछ गड़बड़ लगा सर। उनके फोटोग्राफ्स है आपके पास? जी सर। सर, ये नागेश इंगोले और ये उनकी वाइफ रूपा इंगोले। मुझे मम्मी के पास जाना है। पर नहीं बेटा, हम जल्दी आपके मम्मी पापा को ढूंढ निकालें। हाँ? कहाँ रहते ये लोग? पूरा मेरा घर। चेक करोगे? सर, चेक करो सर। बेटा, आखिरी बार मम्मी पापा को कब देखा था? जब हम रात में सो रहे थे तो दोनों थे, पर सुबह उठकर देखे तो कोई नहीं थे। तो ये कब की बात है? वेडनेसडे। पक्का वेडनेसडे? हाँ, क्योंकि उस दिन मम्मी का बर्थडे था। कमरे में बाकी कुछ तो नहीं है? यहाँ ये पूजा का सामग्री है, अंदर कुछ दवाइयाँ हैं और डॉक्टर अशोक की प्रेस्क्रिप्शन। चेक करो, ब्लैक मैजिक का सामान है क्या? सर, नहीं सर, बेसिक पूजा सामग्री है। इतनी सारी दवाइयाँ? ये तो कोई चूरन लगता है। सर, रोज बच्चों को लेकर बाहर जाओ। चलकर खून देखकर लगता है कि इस घर में कुछ तो हुआ है। ये ब्लड नागेश या रूपा दोनों में से किसी एक का हो सकता है। बच्चों का ब्लड सैंपल ले लो और इस खून का डीएनए उससे मैच करवाओ। बेटा, वेडनेसडे को जब मम्मी का बर्थडे था उस रात मम्मी पापा के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ सुना था आप लोगों ने? नहीं। मम्मी पापा का मोबाइल नंबर याद है? मम्मी के पास फोन नहीं है, पर मुझे पापा का फोन नंबर पता है। अंकल को नंबर दे देना। चलकर आस पड़ोस में पूछताछ करो और इन दोनों के फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सर, बेटा पापा का नंबर बताओ।
नागेश और रूपा को जानते हो? हाँ साहब, मेरे पड़ोसी हैं। क्यों, क्या हुआ साहब? उनके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ साहब, रूपा तो बहुत अच्छी औरत है, लेकिन नागेश कुछ ठीक आदमी नहीं। नागेश बहुत शक करता था साहब। जब भी कहीं रूपा बाहर निकलती थी ना, उसके पीछे पीछे पहुंच जाता था। क्या करे तू यहाँ पे? बच्चों के लिए चॉकलेट लेने आई थी। कोई चॉकलेट की जरूरत नहीं है। चल छोड़ो। नागेश भाऊ, देखो गुस्सा मत करो, वो सिर्फ चॉकलेट लेने आई। तू अपना काम कर, समझा? ये पति पत्नी के बीच का मामला है। घर चल। नागेश करता क्या है? वो तो टैक्सी ड्राइवर है सर। और रूपा? रूपा प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करती है। वो सुपरवाइजर है वहाँ पे, बहुत मेहनत करके पैसा कमाती है, लेकिन वो नागेश को लेके बहुत परेशान रहती है। अरे रूपा भाभी, भाभी सुनो तो, ये चोट कैसे लगी आपको? मुझे पता है, उसी नागेश ने मारना फिर था। अरे छोड़ क्यों नहीं देती उसको? बस करो, मेरे पति के बारे में और कुछ मत बोलो। जैसे भी है वो मेरे पति है। भाभी, कि नागेश और रूपा की किसी से कोई दुश्मनी? साहब, नागेश तो खुद का दुश्मन है, कर्जे और उधारी में डूबा रहता है। वो तो रूपा भाभी बेचारी जो घर और परिवार को संभालती है। ठीक है, अगर उन दोनों के बारे में कुछ पता चलता है तो हमें बताना। जी सर। ये नागेश और रूपा का आपस में रिश्ता कैसा? सर, नागेश तो भला आदमी था, लेकिन वो रूपा एक नंबर का नक्चड़ी औरत था। अपने आपको पता नहीं, एक नंबर का महारानी समझता था। मुनीरा, खाना बना लिया क्या? हाँ बना लिया। मैं आती हूँ। क्या बात है रूपा, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। किसी पर बिजली गिराने का इरादा है क्या? और सर, रूपा से बात करना मतलब फोकट का टेंशन। हाँ सर, रूपा इधर ही काम करती है, बहुत मेहनती औरत है सर, लेकिन पिछले कुछ दिनों से काम पे नहीं आ रही है सर। क्या बात हो गया सर? देखो, वो और उसका पति दोनों पिछले कुछ दिनों से गायब है, अपने घर पे भी नहीं गए। तुम कुछ बता सकते हो कि रूपा की जिंदगी में क्या चल रहा था? क्या बोलूं सर, रूपा तो काम करने को मांगती थी, लेकिन उसका पति नागेश जो है वो काम छोड़ने के लिए बोलता था उसको। वो पिछले कुछ दिनों से उसके माइंड में पता नहीं क्या चल रहा था सर। सब बोलना तो नहीं चाहिए। रूपा ना कुछ काम नहीं करती थी, नखरे करती रहती थी और पगार लेके जाती थी। मालिक भी उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। सर वो आज मुझे घर जल्दी जाना है, मैं जाऊँ? हाँ हाँ जाओ ना। और सर वो मुझे 2000 रुपए एडवांस भी चाहिए थे, बाद में एडजस्ट कर लेना। हाँ मिलेगा, क्यों नहीं। पगार से 4 गुना ऊपर चढ़ा रखा था, पर पता नहीं क्या मालिक पे जादू कर रखा था उसने। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ओके, कोर्ट में सबमिट कर देना ये। सर, नागेश और रूपा के बारे में पूछताछ की। नागेश के बारे में तो सब बुरा ही बोलते हैं, और ये नागेश अपनी बीवी पे शक करता था, उसे मारता पीटता था। सन की लगता, मतलब पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। और ये रूपा के बारे में लोगों ने बताया कि काफी खूबसूरत थी। पर सर एक बात तो अजीब, औरतें रूपा को बुरा बोलती है, शायद उसकी खूबसूरती से जलते हैं। वही सारे मर्द रूपा को अच्छा बोलते हैं। शायद शक की वजह यही, और इसी शक की वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा। घर के अंदर हमें खून के धब्बे मिले, इसका मतलब उस घर के अंदर कुछ तो हुआ है। ब्लड स्टेन की रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो जाएगा कि वो खून के धब्बे है किसके। सर, आपस का झगड़ा तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह बच्चों को छोड़ के जाना समझ में नहीं आता। एक हफ्ता हो गया सर, मैंने पता किया कि नागेश एक प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर है। फिलहाल नागेश जहाँ काम करता था वहां जाकर पूछताछ करते हैं, शायद वहां से कुछ क्लू मिल जाए। कहकर बच्चियों ने कहा था कि वो लोग घर से जाते वक्त मैट्रेसेस लेकर गए। जब हम सो रहे थे तो पता नहीं लोग गद्दा लेकर कहाँ चले गए। एक बात समझ में नहीं आया, कोई घर से जाते वक्त अपने साथ मैट्रेस क्यों लेकर जाए? क्या हुआ? किस बात का डर तुम्हें बार बार सता रहा है? कुछ नहीं।
देखो, तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, इसमें इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। तो कुछ बता भी नहीं रही हो, क्या टेंशन है तुम्हारी लाइफ में? सुनो, तुम में से नागेश हिंगोली को कोई जानता है? जी साहब, मैं जानता हूँ। इधर आओ। दोस्त है अपना। क्या हुआ, फिर से कोई लफड़ा कर दिया क्या? फिर कोई लफड़ा किया मतलब? अभी थोड़े दिन पहले एक लफड़ा हुआ था। सेठ, मेरे को पैसे की जरूरत है। क्या रे नागेश, जब देखो पैसा 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 करता रहता है। जितना काम तू इधर करता है उतना पैसा तेरे को मिलता है ना। तेरे को और ज्यादा पैसा चाहिए ना तो कहीं और जाके भीख मांग। क्या सेठ, इतने सारे पैसे पड़े, थोड़े से दे दोगे, कम हो जाएंगे क्या ये? तेरा है क्या? चल निकल यहाँ से, जा। अरे अरे क्या कर रहा है तू? अरे सुरेश, पकड़ इसको, चला पैसा लेके भाग जा। तेरे को पैसे की जरूरत है, बोलो। अरे मार दूंगा मैं तेरे को। अरे छोड़ पैसे। अरे पैसे सर, ये लो पैसे। अरे ये साला मेरा पैसा लेके भाग रहा है। जा तू चाबी ले इससे, गाड़ी के चाबी ले। मैं लूंगा साहब। उस दिन तो उसका नौकरी गया ही था, वो तो रूपा भाभी की वजह से नौकरी बच गया। क्या बताए सर, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खर्चे पूरे ही नहीं होते। सर छुपाने जाओ तो पैर खुले रह जाते हैं, और पैर छुपाने जाओ तो सर। प्लीज प्लीज इन्हें काम पे रख लीजिए, प्लीज। जॉनी, तुम अपने डैडी को बोलो ना प्लीज। डैडी प्लीज देख लीजिए ना, अगर कुछ हो सकता है प्लीज सर। नौकरी तो उसका बच गया साहब, लेकिन वो खुद किधर गुल हो गया मालूम नहीं। दिमाग एक जगह पे रहता नहीं था उसका, कभी इधर कभी उधर। काम पे तो काम पे, घर पे भी ऐसा ही करता था साहब। इसलिए भाभी ने एक दिन मेरे को बोला कि तुम नागेश का ध्यान रखना, वो घर में कम और तुम लोगों के साथ ज्यादा रहता है। आजकल बहुत ही खोया खोया रहता है, वो किसी से बात ही नहीं करता, एकदम चुप। तुम उसके दोस्त हो, तुम उससे बात करके देखो ना, शायद तुम्हारे साथ खुल के बात कर ले वो। साहब, नागेश ने अपना जिंदगी खुद ही बर्बाद कर दिया। सबसे पैसा मांगता था साहब, शायद उसको कोई बड़ा बीमारी था साहब। कैसी बीमारी? वो तो कुछ आइडिया नहीं है। ऑफिस क्या है तुम्हारा? साहब एक पास वाली गली में। एड्रेस लिख लो इससे। कहकर हर कोई यही बोल रहा है कि नागेश को पैसों की जरूरत थी। अब पता चला कि उसे कोई बीमारी भी थी। ये कौन सी बीमारी थी, क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले उसके ऑफिस चलते, उसके सेठ से बात करते, फिर उस डॉक्टर अशोक से मिलते हैं जिसका प्रिस्क्रिप्शन उसके घर पर मिला था। सर, हाँ साहब, वो अपुन का ही गाड़ी चलाता था, लेकिन एक नंबर का चोर था साहब। उसने अपने को बहुत परेशान किया और बिजनेस भी चौपट कर डाला। जो मार्केट में अपना गुडविल था वो खराब कर दिया, और उसकी वजह से तो एक बार यहाँ पर अरे 22-33 नंबर के टैक्सी का ड्राइवर किधर है? एक नागेश, मगर वो अभी यहाँ पर नहीं है। मेरे को उसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस चाहिए? क्यों चाहिए एड्रेस? अरे मेरे अब्बू अम्मी को लेके गया था अपने टैक्सी में, साले का क्या दिमाग फिर गया क्या मालूम, बीच में छोड़ दिया उनको। वो ऐसा आदमी नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, मैं मिलवाता हूँ उससे। अरे सर, ये आ गया। अरे साहब, क्या उसने तुमसे उधार भी लिया? यस सर, लेकिन उसने 1 लाख रुपए देकर मेरा आधा पैसा लौटा दिया था। उसने इतना सारा पैसा कहाँ से लाया? साहब बोला कि जमीन बेचकर लाया। कहाँ थी उसकी जमीन? उसका गांव कराड़, शायद वहीं का जमीन बेचा था। ठीक है, 1 मिनट साहब, वो सनकी जरूर था मगर दिल का बहुत अच्छा था और मेहनती भी था। उस दिन उसने मुझे बताया कि टैक्सी में अजीज के साथ कोई औरत थी जिसके साथ वो इश्कबाजी कर रहा था। कोई माँ बाप नहीं थे उसके साहब, इसीलिए वो उसको आधे रास्ते में छोड़कर आ गया। ठीक है। नागेश की जिंदगी में क्या चल रहा था? उसे इतने पैसों की जरूरत क्यों थी? अपने पति का हर मोड़ पे साथ देने वाली रूपा कहाँ थी? घर से भागकर एनजीओ में शरण लेने वाली ये औरत कौन है? इस औरत का इस केस से क्या लेना देना है? नागेश हिंगोले आपका पेशेंट था। ये कुछ दवाइयाँ आपने उसे लिख कर दी थी, काफी महंगी दवाई है ये। जी हाँ सर, ये दवाइयाँ मैंने उसे लिख कर दी थी
किस चीज की दवाई है ये? सर ये हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, इसे सैटिडियासिस भी कहते हैं। इसे आमतौर पर आप सेक्सुअल डिजायर कम करने की गोलियां भी बोल सकते हैं। नागेश ये खुद के लिए लेता था? उसने ये गोलियां तो अपने दोस्त के नाम पर मुझसे ली थी, क्योंकि ऐसे मामले में लोग अक्सर ही शर्माते हैं। नागेश को लड़कीबाजी का शौक होगा, जिसके लिए वो लोगों से पैसे लेता होगा, और ये बात रूपा को पता चल गई होगी, इसलिए नागेश ने रूपा को कुछ कर दिया होगा। हेलो, दोनों मैच करते हैं, ठीक है। सर लैब से कॉल, पता चला कि घर में जो खून मिला था उसमें एक्चुअली 2 लोगों का खून, एक मेल और एक फीमेल, और ये दोनों खून के डीएनए दोनों बच्चों के डीएनए के साथ मैच भी करते हैं। मतलब उसमें रूपा और नागेश दोनों का खून। जरूर इन दोनों के बीच बहुत बड़ा कुछ तो हुआ है, शायद मारपीट या फिर हत्या। डॉक्टर से तो अब नागेश के बीमारी के बारे में भी पता चल गया है। हो सकता है ये बीमारी झगड़े की वजह हो, और शायद इसी बीमारी के लिए वो लोगों से पैसे भी मांग रहा था। उसके घर से हमें कोई कैश नहीं मिला, और अगर उसने जमीन बेची उसे बहुत पैसे मिले होंगे। हो सकता है जमीन के पैसे ही झगड़े की वजह हो। लेकिन सर अब तक यही पता नहीं चला कि हुआ क्या है। दोनों को मार दिया गया है, दोनों भाग गए हैं या किडनैप हुआ। डीएनए रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि घर के अंदर खून खराबा जरूर हुआ है। सर हमने आसपास के सभी हॉस्पिटल, मुर्दाघर चेक किए, पुलिस की मिसिंग कंप्लेंट्स भी चेक की, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। ये अजीज कौन है जिसका इस नागेश के साथ झगड़ा हुआ था? पता चला कि सर एक लोकल चिकन शॉप का डीलर है, थोड़ा भाई टाइप का है, तो लोग डरते हैं उससे। ये अजीज ने उसे मारने की धमकी दी थी ना? भानु सो जाओ। दीदी चलो ना मम्मी पापा को ढूंढते हैं। जो खो जाता है उसे ढूंढते हैं भानु, और जो खुद ही चला जाए उसे कौन ढूंढता है? तू सो जा। अपन सच बोलता है साहब, अपन ने कुछ नहीं किया। हाँ सिर्फ मारपीट ही तो की है, और क्या। अरे साहब वो तो बस एक दिन का था, उसके बाद में अपन को अपना मिस्टेक मालूम गिर गया। अपन ने उसको सॉरी बोला एकदम दिल से, अच्छा दोस्त बन गया वो अपन का। हर संडे अपन के यहाँ से चिकन जाता था उसके। आपको झूठ लग रहा है क्या सर? आपको झूठ लग रहा है तो आप बच्चों से पूछो ना, एकदम फैमिली मेंबर के जैसा था अपन उसके घर का। कर बच्चों को बुला। सर अपन सच बोल रहा है सर। अजीज अंकल मुझे मम्मी के पास लेकर चलो। देखा साहब, बच्ची भी पहचानती है, अच्छे पारिवारिक संबंध है हमारे उनके साथ। रोते नहीं बेटा, चलो चलते हैं। साहब इनको लेके जाओ क्या साथ में देख रेख करने के लिए? कोई जरूरत नहीं, तू निकल ले। नहीं मुझे मम्मी के पास लेकर चलो। चलो अरे चलो बेटा चलो चलो। बेटा रोते नहीं, हाँ? हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ निकालेंगे। हाँ बट बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का झगड़ा होता था? देखो हम लोग बार बार इसलिए पूछ रहे, अगर तुम कुछ बताओगे हमें तो हमें सबूत मिल सकता है, ताकि हम तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढ सकते हैं। झगड़ा हो गया था। इतने पैसों में घर का खर्चा कैसे चलेगा? रखो अपने पैसे अपने पास। चिंता बदल दी क्या? हाँ बदल दी। देख तेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल कर तू। ये अजीज अंकल भी आपके घर पर आते जाते थे? पर पापा को उनका आना अच्छा नहीं लगता था,
ठीक है मीना, लेकर जाओ इन्हें। केड़कर, ये अजीज बहुत शातिर है, नजर रखो इस पर। और ऐसे भी नागेश के बारे में पता करने उसके गांव कराड़ हम जा ही रहे, इन बच्चों को भी साथ लेकर जाते, उनके दादी के घर पर इन्हें छोड़ दे। जी सर। हाँ सुन, मुझे किसी भी कीमत पर वो चाहिए, चाहे कहीं भी हो, उसे ढूंढ के निकाल, वरना तुम लोगों की खैर नहीं, समझा ना? हमें कहीं नहीं जाना, मैं बानू की देख रेख कर लूंगी। अगर पापा घर पे आए और वो हमें नहीं देखे तो फिर वो परेशान होंगे। मुझे मम्मी के पास जाना है। देखो बेटा, जब तक तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आते तुम लोग दादी के पास ही रहो। जैसे ही वो लोग घर पर आ जाएंगे तुम अपने घर लेकर जाएंगे, ठीक है? सुषमा मुलींना जेवायला वाढतो। क्या हुआ साहब, सब कुछ ठीक तो है? सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए तो हम लोग यहाँ आए। नागेश और रूपा घर से गायब और उनके घर में उनका खून मिला। नागेश और रूपा के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब कुछ हमें जानना है। क्या बताऊं साहब, मेरा भाई था ही नालायक। रूपा के इधर तो भाग्य खोटे, हमेशा हमेशा शक करता था। तू शादी में जाके सीधा घर वापस आने वाली थी ना? कहाँ थी? वो मैं अपनी दोस्त के घर गई थी। मैं आपकी दासी बनकर रह लूंगी, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अंदर चलो। उस दिन के बाद वो जैसे हम पर भी शक करने लगा, हमेशा लड़ते झगड़ते थे। भी उसी का नतीजा। डायन थी वो रूपा, मेरे बेटों को बर्बाद कर दिया उसने, घर को बर्बाद कर दिया उस चुड़ैल ने। ठीक ही तो कह रही हूँ। और तू अपने भाई के बजाय उस नालायक लड़की की साइड ले रहा है। हाँ, क्या कह रहे तुम? तू अपने भाई के बारे में गलत कैसे बात कर सकता है? एक मिनट, आप अंदर जाइए, हमें इनसे बात करनी है, प्लीज। देखिए, नागेश और रूपा के बारे में आप जो कुछ भी जानती है प्लीज बताइए। माझा नागेश खूप चांगला मुलगा आहे साहेब, ये लड़की बड़ी कमीनी है, बहुत प्यार करता है वो उससे। शादी के बाद तो और भी लट्टू हो गया, इतना कि उस लड़की के लिए अपने बापजादा की जमीन तक बेचने को मांग रहा था। मैंने मना किया साहब। हाँ, मेरी मदद कर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। छोड़ क्यों नहीं देता तू उस औरत को? अरे यही मैं कैसे छोड़ दूं उसको? वो मेरी बच्चियों की माँ है, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, इसलिए दिन रात मेहनत करके मैं उसके लिए पैसे कमाता हूँ। उसको पैसे पूरे नहीं पड़ते यही, उसको और पैसों की जरूरत है, देना मुझे पैसे। उससे तो जमीन भी बिक नहीं पाई साहब, और वो भाग गई होगी किसी और के साथ, और ये उसके पीछे पीछे ढूंढता गया होगा उसे। अपना साहब उसको पकड़ के जेल में डाल दो, फांसी लगवा दो उस कमीनी को। देखिए, आप शांत हो जाइए, देखिए हम तहकीकात कर रहे हैं। यहाँ से निकलने के बाद नागेश और रूपा कहाँ रहते? लक्ष्मी चौक, बेड़गांव। रूपा खूबसूरत थी तो नागेश शकी था, पर अब इस रूपा के भी नए नए रूप सामने आने लगे। लेकिन रूपा अगर बच्चलन होती तो नागेश उसके साथ इतने साल क्यों रहता था? बेलगांव चलकर देखते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। कौन है? कौन है वहाँ? अरे मैडम, मैडम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा। अच्छा मैडम, वो मैं ये पूछ रहा था कि उसको लेके जा सकते हो क्या?
नहीं, अभी नहीं। अभी उसे देखभाल की काफी जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताऊंगी। ओके मैडम, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। अरे 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 चलो ताजी से आया को बुलाओ, इसकी डिलीवरी यहीं करनी होगी। हाँ साहब, नागेश और रूपा इधर ही रहते हैं। रूपा एक नंबर की चंट औरत थी साहब, आते जाते रास्ते में किसी को भी फंसा लेती। किसी को फंसाना तो उसके बाएं हाथ का खेल। बड़ी चालू औरत थी साहब। और साहब नागेश तो टूरिस्ट का गाड़ी चलाता था, इसलिए हफ्ता 10 दिन के लिए बाहर रहता था और इधर रूपा का कार्यक्रम करता था। सर, अब तो मामला साफ नजर आ रहा है कि नागेश ने रूपा से तंग आकर उसे मार दिया, या फिर रूपा ने नागेश को मारा होगा, या रूपा के किसी आशिक ने इन दोनों को मारा होगा। यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से इनके बारे में डिटेल इंक्वायरी करो। कहकर इस केस की शुरुआत हमने जहां से की थी अब भी वहीं पर है, कोई भी ब्रेक थ्रू नहीं मिला है। बोलो। अजीज आज कलोज खाड़ी के चक्कर लगा रहे हैं सर। उसके साथ 2 आदमी और हैं सर। क्या? पता नहीं क्या है, ढूंढते रहते हैं। ठीक है। दीदी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पापा के पास जा रहे हैं। चुप। कहाँ जा रहे हो? हम तो पापा के पास। क्या है तेरा बाप? अब पड़े रहो जिंदगी भर यहाँ। चलो चलो अंदर चल। केलकर, ये अजीज अपने साथियों के साथ सुनसान जगह पर क्या कर रहा था? ये अजीज और उसके दोनों साथियों को पुलिस स्टेशन बुलाकर लेकर आ। सर, खाड़ी के पास जो डंपिंग ग्राउंड है वहां तुम लोग बार बार क्यों जाते हो? साहब वो मेरा मुर्गियों का धंधा है ना, वो कचरा फेंकने के लिए जाते हैं हम उधर। उस दिन मेरे सोने की चैन वहां पर गिर गई, इसलिए घाटी में ढूंढने गए थे हम। पक्का? वो साहब ठीक है, अभी के लिए जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के कोई नहीं जाएगा, समझे? निकलो। केलकर, ये कांस्टेबल सिविल ड्रेस में इनके पीछे लगा देना, ये लोग उस खाड़ी पर जरूर जाएंगे। पता तो चले कि कौन सा खजाना वहां छुपा कर रखा है इन लोगों ने। सर, इतना बोझ लेकर क्यों जी रही हो? क्या हो गया है तुम्हारी लाइफ में? बताओ तो क्या हुआ है? गायब है मतलब? कब से गायब है आपका लड़का? आप वेडनेसडे 1 जून को सुबह सुबह घर पे बोला था कि अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर जा रहा है और अभी तक नहीं लौटा है। मैं उसके फ्रेंड्स को पूछा तो पता चला कि वो तो ट्रैकिंग पर गया ही नहीं। साहब घर से 1 लाख रुपए भी गायब है। किसी के साथ दुश्मनी थी उसकी? सर मेरा ही नागेश के साथ लफड़ा हुआ था। और मेरा बेटा जॉनी उसके मोहल्ले में आता जाता था। ये फोटो है साहब उसका। सर आई ट्राइड हिज नंबर सो मेनी टाइम्स, लेकिन वो फोन उठाता ही नहीं है। ठीक है, कंप्लेंट लिखवा दीजिए आप। थैंक यू सर। सर, वेडनेसडे मतलब उसी दिन जिस दिन नागेश और रूपा गायब। कहीं इस नागेश ने इस मोंटेरो से अपना बदला उसके बेटे से तो नहीं लिया? ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पति पत्नी ने मिलकर इस जॉनी को गायब किया हो, क्योंकि जॉनी के पास पैसा भी था। एक काम करो,
इस मॉनिटर से जॉनी का नंबर ले लो, उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो अर्जेंट बेसिस पे। सर क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है। मत रो। तुम्हें याद है ना कि पापा ने क्या कहा था? बेटा बहादुर बन, कमजोर बनेगी तो जी नहीं पाएगी। और वैसे भी तुम दोनों तो सहारा हो अपने पापा का, है ना? है ना? हाँ? और मेरा मम्मी का क्या है, हमारा झगड़ा तो चलता ही रहेगा। भानु भी छोटी है, अपनी मम्मी के बिना नहीं रह पाती साल में। उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना। सर बॉडी का निचला हिस्सा मिला था। ऊपर का हिस्सा कहाँ है? सर वो तो हमें मिला नहीं। आसपास ढूंढो, यही कहीं फेंका होगा। मिला सर। की बड़ी कमी नहीं है। मेरा भाई था ही नालायक, एक नंबर का चोर था साहब। नागेश बहुत शक करता था साहब, जब भी कहीं रूपा बाहर निकलती थी ना उसके पीछे पीछे पहुंच जाता था। नागेश ने अपना जिंदगी खुद ही बर्बाद कर दिया, शायद उसको कोई बड़ा बीमारी था। वो तो गया। सर जॉनी थॉमस के पास 2 नंबर्स थे। उनमें से इस नंबर की मोबाइल की लोकेशन हमेशा उस बस्ती की रही जहाँ पे नागेश और रूपा रहते, जबकि जनरली किसी के मोबाइल की लोकेशन अपने घर की हो। और इस नंबर से 4 नंबर्स पे लगातार बात होती। ये नंबर सुरेश, प्रकाश, अजीज और जॉनी का ही पहला नंबर। जॉनी का नंबर? तुम्हारा कहना है कि जॉनी अपने ही नंबर से अपने दूसरे नंबर पर कॉल करता था? और ये सुरेश, प्रकाश और अजीज, इनका और जॉनी का क्या कनेक्शन? तो जॉनी का दूसरा नंबर कौन इस्तेमाल कर रहा है, नागेश या रूपा? सर इस दूसरे नंबर से बाकी चारों नंबर पर सिर्फ कॉल्स नहीं, रोमांटिक मैसेजेस भी भेजे जाते हैं। डिटेल्स पीछे उठाकर लेकर आओ तीनों को, और जॉनी के दोनों नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो। सर इतना सब कुछ हो गया, डरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, आप पुलिस को फोन मत कीजिए। नहीं, चिंता मत करो, पुलिस हमारी मदद करेगी। 1 मिनट। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर मैंने हिम्मत की थी पुलिस स्टेशन आने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ अजीज को देखा और मैं बहुत डर गई। मैं मेरे बच्चे के खातिर वहाँ से चली गई। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। बताओ जो कुछ भी जाने। कहकर मुर्गियों को पिंजरे में बंद करने का टाइम आ गया है। थैंक यू। बस, टाइम पास करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बराबर बताओ तो नागेश को क्यों मारा तुम लोगों ने? साहब वो रूपा ने मारा उसे। रूपा ने मारा उसे? तुम तक उसकी तारीफ कर रहे थे, आज उस बेचारी पर इल्जाम लगा रहे हो। बेचारी बेचारी नहीं है साहब, वो उसने ही नागेश को मारा। साहब आप उसकी बातों में बता रहे, कब किसको अपने घेरे में ले लेगी पता ही नहीं चलेगा। 1 नंबर की खिलाड़ी औरत है वो। खिलाड़ी तो तुम लोग भी बहुत बड़े हो, याद है ना? मुझे पता चलता है।
नागेश का है, क्या किया उसके साथ? मुझे नहीं पता नागेश का, मैं खुद तंग आकर उसकी जिंदगी से निकल गई। अच्छा रूपा, शादी के बाद तुम लोग कराड़ रहते थे, फिर बेलगांव चले गए, अब गोवा आ गए, तो बार बार घर क्यों बदलते थे तुम लोग? नागेश ने बोला। झूठ, मैं बताता हूँ। कराड़ में नागेश के भाई के साथ तुम्हारा अफेयर था, जो उसकी बीवी और माँ को पता चल गया था, इसलिए नागेश तुम्हें वहां से लेकर बेलगांव चला गया। बेलगांव में तुम्हारे काफी लोगों के साथ अफेयर, इसलिए नागेश तुम्हें वहां से लेकर गोवा में आ गया। गोवा में भी तुम्हारे काफी मर्दों के साथ अफेयर रहे। तंग आकर तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर तुमने नागेश को मार डाला। मार डाला? सच सच बताओ, क्यों मारा नागेश को? सच है कि मेरा कहीं मर्दों के साथ संबंध था, लेकिन मैंने नागेश को नहीं मारा। इसे जानती हो? नहीं? मुनीरा नाम है इसका। मुनीरा, जाओ। इसके पति के साथ तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अजीज, सुरेश, प्रकाश, तीनों मेरे कस्टडी में हैं और तीनों ने अपना मुंह खोल दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपना मुंह खोल दो। नागेश के साथ मेरी शादी एक गलती थी। वो मेहनती था, लेकिन 2 वक्त की रोटी के सिवा और कुछ नहीं दे सकता था, और मुझे पैसा चाहिए था। पैसा कमाने के लिए मेरे पास मेरा जिस्म था, जो मैंने इस्तेमाल किया। कई सालों तक तो नागेश को इस बात का पता भी नहीं चला, लेकिन जब पता चला भी। क्या कर रही तू? हाँ, पहले बेलगाम में, फिर कराड़ में, फिर तूने मेरे अपने भाई को प्रेम जाल में फंसाया। मैं तुझे अपनों से दूर यहाँ लेके आया और तू देख, सुधर जा वरना ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा? क्या ठीक नहीं होगा? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अब अगर मुझे हाथ भी लगाया ना, तो सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी और डाउरी के केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगी, या फिर आत्महत्या करके तुम पे झूठा इल्जाम लगा दूंगी। समझ गए? नागेश ने मुझे ठीक करने के लिए कई उपाय किए, डॉक्टरों से दवाइयाँ लाई, पूजा पाठ करवाए, लेकिन बाद में उसने हालात से समझौता कर दिया। लेकिन मेरे जन्मदिन पर उसके सब्र का बांध टूट गया। क्या हो रहा है ये सब? रुक! मेरा घर, मेरी पार्टी, तुझे क्या? पराये मर्दों को घर में बुला के अय्याशी कर रही है, बोल रही मुझे क्या? मेरे दोस्त है। इसका क्या करेंगे? मुनीरा, तूने कुछ नहीं देखा? जरा भी इधर उधर किया ना, तेरे को काटने में देर नहीं लगेगी, समझी ना? निकल। मौका पाकर मुनीरा वहां से भाग गई, लेकिन मुझे पूरा यकीन था साहब कि वो मुझे धोखा नहीं देगी। ये गद्दे का क्या चक्कर है? वो लाश के टुकड़े हमने गद्दे पे ही किए थे। जॉनी के साथ भाग गए क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था और वो मुझ पर बहुत पैसे भी लुटाता था। लाश के टुकड़े करके हमने थैलियों में बांध दी। मेरा मुर्गियों का धंधा है, हम कचरा फेंकने घाटी में जाते हैं, बदबू में बदबू मिल जाए इसलिए हमने लाश को घाटी में फेंक दिया। पुलिस लाश तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये देखने के लिए हम अक्सर वहाँ पे चक्कर लगाया करते थे। और रूपा से दोस्ती होने के बाद मैंने अपनी बीवी मुनीरा को रूपा के घर में कामकाज के लिए रख दिया था। रूपा, तुमने सिर्फ नागेश को ही नहीं मारा, बल्कि उसके प्यार, भरोसा और विश्वास का भी कत्ल किया। अजीज, प्रकाश, सुरेश, जॉनी और रूपा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस घटना में सबसे ज्यादा नुकसान मासूम शालू और भानु का हुआ, जो अब सारी जिंदगी माँ बाप के प्यार और संरक्षण से वंचित रहेंगे। अपने रिश्तों को संभाल के रखें, क्योंकि रिश्ते ही असली पूंजी है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें